ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं या फिर इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहां से मिल जाती है। अपना घर देखे अमेरिका। अमेरिका आप देखिए लोकतंत्र की बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता रहता है, लेकिन दूसरों की यहां बात करता रहता है। अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की हाल ही में एक रिपोर्ट आई और इसमें भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति की आलोचना की गई है। और रिपोर्ट में नफरती भाषणों, तथ्यहीन सूचनाओं और सरकारी अधिकारियों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ उकसाने का उल्लेख है। और संस्था ने मनगढ़ंत तरीके से भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को खराब बताया। भारत ने उचित ही अमेरिकी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया में कहा कि पक्षपातपूर्ण राजनीतिक एजेंडा चलाने के बजाय इस संगठन को मानवाधिकार के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारत में विचार करने की आजादी है, बोलने की आजादी है। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। और इसी तरह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में है। लेकिन अमेरिकी संस्था ने इन तत्वों पर विचार नहीं किया है। और भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हित सुनिश्चित हैं और वे सभी क्षेत्रों में प्रतिष्ठित हैं और वे राष्ट्रपति जैसे शीर्ष पदों पर रह चुके हैं। रिपोर्ट में भारत के कुछ कानूनों को धार्मिक भेदभाव बढ़ाने वाला बताया गया और मतांतरण, हिजाब, गौहत्या और नागरिकता संबंधी कानूनों को अल्पसंख्यकों पर प्रतिकूल प्रभावकारी बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वाभाविक रूप से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर हम भी कुछ बोलें तो बुरा मत मानना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी संस्था घटनाओं को तोड़ मोड़ कर पेश करती है और उसे ऐसा एजेंडा चलाने के बजाय अमेरिकी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर भारतीय समाज को बदनाम करना ही उनका लक्ष्य है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और परस्पर संप्रभुता का सम्मान सभी राष्ट्रों का कर्तव्य है। धार्मिक स्वतंत्रता पर 2004 में जारी एक रिपोर्ट में भी ऐसा ही कहा गया था और इस प्रकरण के मूल में अमेरिकी समाज की विश्व पर राज करने की महत्वाकांक्षा है। और ऐसी अनेक संस्थाएं अमेरिका में हैं जो जर्मनी में है और यूके में भी रिलीजियस परसिक्यूशन एंड वर्ल्ड वॉच रिपोर्ट नाम से ही ऐसी रिपोर्ट तैयार होती है और उसके लिए हाउस ऑफ कॉमन्स से निर्देश भी मिलते हैं। भारत के कथित मॉब लिंचिंग की चर्चा भी अमेरिकी संस्था की हालिया रिपोर्ट में है, जबकि हिंसक भीड़ की ऐसी घटनाएं अमेरिका में भी घटित होती हैं। और कुछ समय पहले ही एक श्वेत पुलिस अधिकारी डेरेन चौविन ने अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या कर दी थी और उसके परिणाम स्वरूप श्वेत अश्वेत के बीच दंगे भड़के थे और ब्लैक लाइव्स मैटर्स नाम का अभियान चला था। काले गोरे के भेद हिंसा तक जाते हैं। इतिहास साक्षी है कि अमेरिकी समाज में अश्वेतों को घर छोड़ने को मजबूर किया गया था। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा में एशियाई मूल के लोगों के साथ नस्ली भेदभाव की शिकायतें अक्सर आती हैं और अमेरिका अपने देश में व्याप्त हिंसा की चिंता नहीं करता। लोग सरेआम गोलियां चलाते हैं, आर्म लाइसेंस की कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों के हाथ में पिस्तौलें हैं, नशे की गोलियां हैं। विश्व प्रतिष्ठित अमेरिकी भाषा विज्ञानी नॉम चॉम्स्की ने अमेरिकी समाज के बारे में चिंता जताई। हार्वर्ड एजुकेशनल रिव्यू के संपादकों ने हिंसा और नौजवान विषय पर उनका साक्षात्कार किया है। चॉम्स्की ने कहा कि हिंसा के सहारे ही अमेरिकी पूंजीवाद का विकास हुआ है और अमेरिकी महाद्वीप को आबाद करने वाले ब्रिटेन और यूरोप के गोरे व्यापारी यहाँ आए और हजारों साल से यहाँ रहने वाले आदिवासियों का संहार किया और जो बच्चे उन्हें उजाड़ स्थानों पर धकेल दिया। और आप देखिए, चॉम्स्की ने उन आदिवासियों को इंडियन कहा। और याद रहे कि कोलंबस सहित जो लोग अमेरिका का पता लगा सके वे दरअसल भारत का पता लगाने निकले थे। और अमेरिकी समाज मूल रूप से ही हिंसा के विचार पर आधारित है और अमेरिकी समाज परस्पर लड़ता झगड़ता एवं टूटा हुआ है। अमेरिकी समाज में ईसाई समुदाय 2 भागों में विभाजित है और बहुधा टकराव देखने को मिलते हैं। अमेरिका में मानवाधिकारों का उल्लंघन सामान्य घटना है। अमेरिका खालिस्तान समर्थकों पर कोई कार्रवाई नहीं करता है और इसमें कनाडा भी शामिल है। जो देश अपनी समाज व्यवस्था दुरुस्त करने में विफल है वह भारत को अपने एजेंडे पर चलाना चाहता है।
अधिकांश अमेरिकी श्रेष्ठता ग्रंथि के शिकार हैं। वे सारी दुनिया को मार्गदर्शन उपदेश देना चाहते हैं और वे विचार प्रकट करने के सभी साधनों को अपनाते हैं और यूरोपीय भी उनके संगी साथी हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारत राजनीतिक इकाई नहीं बल्कि भौगोलिक अमूर्तता है। भारत कभी स्वतंत्र राष्ट्र नहीं हो सकता है। ब्रिटिश क्राउन से अलग होने के बाद भारत के लोग जंगल में जाकर लड़ेंगे। और उन्होंने यह भी कहा था कि एक शिक्षित वायसराय भारत में शांति व्यवस्था बनाए रख सकता है। चर्चिल की बात गलत निकली और भारत अपने पुरुषार्थ, पराक्रम एवं दृढ़ संकल्प से स्वतंत्र हुआ, सफल राष्ट्र साबित हुआ। संप्रति पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। मूलभूत प्रश्न यह है कि ऐसे तथ्यहीन टीका टिप्पणियों से कैसे बचा जाए। क्या भारत को भी प्रतिकार स्वरूप ऐसी ही संस्थाओं का विकास करना चाहिए? ऐसे टिप्पणियों का ठोस प्रतिकार आवश्यक है। और आप देखिए कि अमेरिकी समाज में किशोरों को भी अपराध में लिप्त देखा जाता है, तब किसे दोष दें। वहां परिवार के मुखिया सामान्य तौर पर बच्चों को समय नहीं देते हैं। आत्मनिर्भर होते ही बच्चे और संरक्षक अलग अलग रहते हैं। और इसके विपरीत भारत में परिवार नाम की संस्था दृढ़ एवं मजबूत है। और मजबूत आप देखेंगे परिवार घर चलाने के साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। समाज प्रेम पूर्ण ढंग से चलता है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। दुर्भाग्य से भी भारतीय समाज के मुख्य तत्वों पर ध्यान नहीं देते हैं। अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 150 साल बाद महिलाओं को मताधिकार, वोट देने का अधिकार दिया, बल्कि भारत में पहले आम चुनाव से ही महिलाओं को मतदान में समान अधिकार दिए गए। भारतवासी विश्व को एक अखंड सत्ता एवं परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम भारत का संकल्प है। अमेरिका को भारत के राष्ट्र जीवन से सीखना चाहिए। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं हृदय नारायण दीक्षित। इनके द्वारा आप देखते हैं कि ये आर्टिकल लिखा गया है। देख लीजिए उत्तर प्रदेश को, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगे। योगी आदित्यनाथ वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। वर्गीय एकता टूटने की चिंता अनुचित। इस सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा यानी कि आरक्षण के भीतर आरक्षण की इजाजत देने वाले फैसले पर एक बार फिर अपनी मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी। कोर्ट ने SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले अपने फैसले के विरुद्ध दाखिल 2 दर्जन से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि फैसले में ऐसी कोई खामी नहीं है और जिसके लिए फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत हो। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने गत 1 अगस्त को 6-1 के बहुमत से दिए फैसले में कहा था कि SC ST वर्ग के ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य SC ST वर्ग में उपवर्गीकरण कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब समझ रहे हैं, जो ST SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में ऐसे लोग हैं जिन्हें आरक्षण नहीं मिल पाया है, जिन्हें हकीकत में आरक्षण की जरूरत है, उन्हें कुछ ज्यादा आरक्षण दें। जो आप देखेंगे SC ST आरक्षण मिला हुआ है उन्हें। और आप देखते हैं कि ताकि सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में कुछ पिछड़े एवं SC ST समूहों के लिए दूसरों की तुलना में ज्यादा आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कई राजनीतिक दल अब भी एकमत नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इससे वर्गीय एकता को खतरा है और जिससे आरक्षण व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। देखा जाए तो वर्गीय एकता टूटने की उनकी चिंता वास्तविकता को संदर्भित नहीं करती है। यदि उपवर्गीकरण से वर्गीय एकता और चेतना को खतरा होता है तो जिन 12 राज्यों में आरक्षण के उपवर्गीकरण की प्रक्रिया पहले से लागू है उनमें अब तक वर्गीय विभाजन दिखाई देता, जबकि आरक्षण के उपवर्गीकरण से उन 12 राज्यों में वर्गीय एकता मजबूत हुई है, ना कि कमजोर हुई है। और आप देखिए वर्गीय एकता मजबूत हुई है, ना कि कमजोर हुई है। वर्गीकरण करने वाले प्रदेशों में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के दोनों राज्य शामिल हैं। उत्तर भारत में प्रमुखता से बिहार शामिल है और जिसमें सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में उपवर्गीकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और वहीं उसी के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को नीतीश कुमार ने जमीन पर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। तमिलनाडु ने उपवर्गीकरण के सिद्धांत को बेहतरी से लागू किया और इन राज्यों ने वंचितों को समान भागीदारी देने के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। और इसके लिए एकता टूटने और आरक्षण प्रक्रियाओं को कमजोर करने वाले तर्क वास्तविकता से परे प्रतीत होते हैं।
और बहुत सारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में ऐसी जातियां आपको देखने को मिल जाएंगी जिन्हें हकीकत में आरक्षण नहीं मिला। वहां भी आप देखिए, उनमें भी आपस में भेदभाव होता है। तो आप देखिए, जिन जातियों को आरक्षण का फायदा मिल चुका है उन्हें कम देना, और जिन्हें नहीं मिला है उन्हें ज्यादा देना, उनका ध्यान रखने की बात हो रही है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने जाति संरचना की जड़ों को कमजोर करने एवं वंचित तबकों की भागीदारी के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था को अंतिम जन तक पहुंचाने के लिए उपवर्गीकरण की व्यवस्था लागू करने के कदम उठाए। उत्तर प्रदेश में पहला कदम तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने 1975 में छेदीलाल साथी आयोग का गठन करके किया। कर्पूरी ठाकुर और हेमवती नंदन बहुगुणा समकालीन थे। बहुगुणा से पहले बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन का गठन किया गया था, और साथी आयोग ने उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग की 3 श्रेणियों में विभाजित की, जिनमें कुल 29.5% आरक्षण की सिफारिश थी। आयोग ने पहली श्रेणी में भूमिहीन और अकुशल मजदूरों को 17%, दूसरी श्रेणी में दस्तकार और किसानों को 10%, तीसरी श्रेणी में मुस्लिम पिछड़ी जातियों को 2.5% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। लेकिन कई कारणों से बहुगुणा सरकार इन सिफारिशों को लागू नहीं कर सकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने 2001 में हुकुम सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति का गठन किया, और आप देखेंगे उसके गठन का प्रमुख उद्देश्य आरक्षण के लाभ की जांच करना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचा जिसके लिए यह लक्षित था, और उसने आप देखते हैं कि अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग की सूची को उपवर्गीकृत करने की सिफारिश की, ताकि अति वंचित तबके भी आरक्षण का लाभ उठा सकें। समिति ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 3 वर्गों में बांटने का सुझाव दिया, और उसने पहले वर्ग के लिए 5%, दूसरे वर्ग के लिए शामिल कुल 8 दूसरे वर्ग में शामिल कुल 8 अति पिछड़ी जातियों के लिए 9%, तीसरे वर्ग में शामिल 70 सर्वाधिक पिछड़ी जातियों के लिए 14% आरक्षण की संस्तुति दी। इस पर खूब विवाद हुआ। अंततः ये सिफारिशें भी लागू नहीं की जा सकी। और आप देखेंगे, अति पिछड़ा वर्ग बहुसंख्यक जातियों का विविध समूह है, जिसके अंतर्गत कारीगर, बुनकर, श्रमिक, मछली पालने वाले, नृत्य और गायन करने वाले जातियां एवं बागवानी आदि करने वाली जातियां शामिल हैं। ये जातियां आज भी आरक्षण व्यवस्था में नहीं आ पाई हैं। ये सारी जातियां व्यक्तिगत सेवाएं देने वाली तथा न्यूनतम भूमि का स्वामित्व रखने वाली जातियां हैं। इनमें से कुछ ऐसी भी जातियां हैं जिनके साथ छुआछूत जैसा सामाजिक भेदभाव होता है, जैसे वाल्मीकि ले लीजिए आप लोग। और इसके लिए जातियां अनुसूचित जाति की सूची में रखे जाने की अहता रखती हैं। भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक भी यही अति पिछड़ी जातियां हैं, जिन्हें सरकार से यह उम्मीद है कि वह उनकी भागीदारी के लिए रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। लेकिन अब तक यह रिपोर्ट ना प्रकाशित की गई और न ही इसे लागू किया गया। इसलिए अति पिछड़ा वोट बैंक भाजपा से निराश प्रतीत होता दिख रहा है। इसके उदाहरण हालिया लोकसभा चुनाव में देखने को मिले, जहां यूपी में भाजपा को जबरदस्त झटका लगा। यदि योगी आदित्यनाथ पूरी यूपी में इस वोट बैंक को बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले पंचायत स्तर पर ओबीसी के लिए आरक्षित ग्राम पंचायत की सीटों का वर्गीकरण करना चाहिए, और जिससे अति पिछड़े वोट को लंबे समय तक जोड़े रखा जा सकता है। यह प्रयोग बिहार में नीतीश कुमार कर चुके हैं, जिसके आज भी अति पिछड़ी जातियों का वोट उनके साथ है। यदि अति पिछड़ों के उत्थान के संदर्भ में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते तो यह वर्ग नए सामाजिक राजनीतिक विमर्श को जन्म दे सकता है। लेखक पूर्व सांसद हैं, इनका नाम है केसी त्यागी। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय दिया करिएगा। अच्छे बुरे इसकी समझ। तो देखिए, जीवन यानी कि संघर्ष यानी ताकत यानी संतुलन से ही व्यक्ति स्वयं को स्थायित्व दे सकता है, वरना करोड़ों की भीड़ में अलग पहचान नहीं बन सकती है। सभी अपनी अपनी पहचान के लिए दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई पैसे से, कोई अपनी सुंदरता से, कोई विद्वता से और कोई व्यवहार से अपनी स्वतंत्र पहचान के लिए प्रयास करता है। पर हम कितना भ्रम पालते हैं। हमें स्वतंत्र पहचान के लिए नहीं बल्कि संतुलित पहचान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संतुलित पहचान चरित्र के बिना नहीं बनती है। चरित्र के आधार पर जो प्राप्त होता है वही स्थायी होता है, बाकी सब अस्थायी। चरित्र एक साधना है, तपस्या है। जिस प्रकार अहंकार का पेट बड़ा होता है उसे रोज कुछ चाहिए, उसी प्रकार चरित्र को रोज संरक्षण चाहिए, और यह दृढ़ मनोबल से ही प्राप्त किया जा सकता है। आज अनेक समस्याएं हैं जो मनुष्य को घेरे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या है असंतुलित विकास और उससे उत्पन्न नाना प्रकार के रोग। तथाकथित आधुनिक आदमी उन्नति के जिस मुकामों पर पहुंचने की होड़ में शामिल है, वे ऐसी अंधी गलियां हैं जिनमें उतरना तो आसान है और उनमें बाहर निकलना मुश्किल है। विकास का मतलब यह नहीं है कि हम नैतिकता को भुला दें, चरित्र की अनदेखी करें। वास्तविक तरक्की तो स्वस्थ जीवन शैली से ही संभव है। स्वस्थ जीवन शैली यानी जो समय को पहचान कर अच्छे बुरे को समझ कर चले, केवल प्रभाव में ना बहे। समाज में आप देखिए, संतुलित व्यक्तित्व ही सम्मानीय है, वह वहीं स्वीकार भी है।
जो विकास की प्रक्रिया अनुशासन आधारित सहायता से नहीं बनती है, वह विघटन की सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। व्यक्ति की खुशियों को लील कर की जाने वाली प्रगति कैसे स्वीकार हो सकती है? यह तो सोची समझी गलती है। और आप देखिए, अनुशासन ही रोग मुक्त और स्वस्थ समाज का आधार है, और इसी से व्यक्ति का संतुलित विकास संभव है। कितना अच्छा कॉलम लिखा जाता है, लेकिन लोग मानते कितना है, अपने जीवन में उतारते कितना है इन विचारों को, ये मायने रखता है ना। ड्रग्स का खतरा। दिल्ली के बाद आप देखिए भोपाल के निकट ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद किया जाना यही बताता है कि किस तरह ड्रग्स तस्करों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। भोपाल के निकट 900 किलो जो ड्रग्स बरामद की गई वह वहीं पर निर्मित की जा रही थी, और इसका अर्थ है कि अब देश में बाहर से ड्रग्स लाने के साथ ही देश में उसका चोरी छिपे निर्माण भी किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर ड्रग्स को तैयार करने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इसी तरह बाहर से बड़ी मात्रा में तस्करी के जरिए ड्रग्स लाने के मामले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कि कुछ दिनों पहले दिल्ली में 500 किलोग्राम से अधिक जो ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसे बाहर से ही लाया गया था। अच्छी बात है कि ड्रग्स तस्करी की मामले बढ़े तो उसकी बरामदगी और तस्करों को गिरफ्तार करने में भी उल्लेखनीय सफलता मिली, और इस सफलता का श्रेय गृह मंत्री अमित शाह को जाता है, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि केंद्र और राज्य की सभी संबंधित एजेंसियां ड्रग्स के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए मिलकर काम करें। विभिन्न एजेंसियों में तालमेल के सकारात्मक नतीजे भी सामने आए। लेकिन यह ठीक नहीं कि अब अपने देश में जमीनी और समुद्री रास्तों के साथ साथ हवाई मार्ग से भी बड़े पैमाने पर ड्रग्स आ रही है, और ड्रग्स की बढ़ती तस्करी यह बताती है कि देश में मादक पदार्थों की खपत बढ़ाने युवाओं का भविष्य खराब करना और अवैध तरीके से पैसा बनाने वालों की सक्रियता बढ़ रही है। इस सक्रियता पर इसलिए प्राथमिकता के आधार पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि ड्रग्स तस्करी से अर्जित धन का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों और आतंकी संगठनों को मजबूत करने में किया जाता है। और आवश्यक केवल यह नहीं है कि दूसरे देशों से ड्रग्स की आपूर्ति पर लगाम लगाई जाए, बल्कि इसकी भी है कि देश में उसके वितरण के नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जाए। यह ठीक नहीं है कि पिछले कुछ समय से किस्म किस्म के मादक पदार्थ सीमावर्ती राज्यों के साथ देश के अंदरूनी इलाकों और छोटे शहरों तक में पहुंच रहे हैं। स्पष्ट है कि देश में ड्रग्स की खपत बढ़ाने की साजिश रची जा रही है। यह साजिश लोगों और विशेष रूप से युवाओं को ड्रग्स का लती बनाकर ही की जा सकती है। चूंकि ऐसा हो रहा है, इसलिए ड्रग्स के खिलाफ समाज को भी चेतना होगा, और उसे न केवल छिटपुट स्तर पर ड्रग्स की बिक्री करने वाले तत्वों पर निगाह रखनी होगी, बल्कि युवाओं को ड्रग्स सेवन के दुष्परिणाम के प्रति भी सचेत करना होगा। ड्रग्स की लत लोगों को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। यह ठीक है, ड्रग्स के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए मानस नाम से एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है, लेकिन उसकी सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि आम लोग ड्रग्स की खरीद बिक्री और उसके सेवन के प्रति कितनी अधिक सजगता का परिचय देते हैं। नीति नियोजन उत्तराखंड के बारे में हो रही है। देख लीजिए, उत्तराखंड, देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा नेपाल और चाइना से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। वर्षकन सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो उत्तराखंड के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सशक्त एवं व्यापक नीति नियोजन अत्यंत आवश्यक है। विकास की गति ने राज्य में, ये आप देखिए, गति पकड़ी है, लेकिन क्षेत्रीय विषमताओं और गहरी हुई हैं। मूलभूत सुविधाओं के विकास और उनमें गुणात्मक सुधार के प्रयास सुगम और मैदानी क्षेत्रों में अधिक सफल रहे, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में इस दृष्टि से परिवर्तन बहुत धीमा है। राज्य बने 24 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों, विशेष रूप से सीमांत क्षेत्रों से पलायन कर कम होने के स्थान पर बढ़ गया है। विषम भौगोलिक भूभाग को लेकर नीति निर्माण में जिस दूरदृष्टि के साथ कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उसमें कमी झलकती है। नीति नियोजन में इन कमियों से निपटने की दृष्टि स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि प्रदेश सरकार ने अपनी कमियों पर मंथन करने के बाद नीति आयोग की भांति स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड सेतु आयोग का गठन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आयोग राज्य की क्षमता और कमजोरी दोनों का आकलन कर रहा है, और इसके ढांचे को स्वीकृति मिल चुकी है। और आयोग ने, आप देखते हैं कि आयोग में उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद आर्थिक अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों के सलाहकारों के रूप में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, और कुल 6 सलाहकार रखे जाने हैं। इनमें से आप देखिए 3 का चयन हो चुका है। सलाहकारों के आने के बाद आयोग में कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। विशेषज्ञ राय के राज्य के आर्थिक विकास, रोजगार की संभावनाओं के विस्तार और सामाजिक क्षेत्र के सशक्तिकरण के साथ विभागों की योजनाओं को धरातल पर उतारने की रणनीति बनाएंगे।
यह रणनीति राज्य के वार्षिक बजट निर्माण और बजट के सदुपयोग का हिस्सा भी बनेगी। नीति नियोजन में बेहतरी की दिशा में यह अच्छा कदम है और अब इसे तत्परता से धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए इच्छा शक्ति भी दिखानी होगी। अच्छी बात है। कपड़ों की अदला बदली की पहल। तो आप देखिए हाल में ही आयरलैंड में प्रदूषण कम करने के लिए एक अभिनव पहल शुरू की गई और इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को कपड़ों की अदला बदली, उनका पुनः उपयोग और मरम्मत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। चेंज क्लॉथ्स नामक अभियान के जरिए लोगों को कपड़ों को किराए पर लेने, पुराने कपड़ों की अदला बदली करने, इस्तेमाल किए गए कपड़ों को बेचने में मदद करने और फटे कपड़ों की मरम्मत के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। और इस पहल का उद्देश्य समाज में प्रचलित उस धारणा को बदलना है जो जो इस्तेमाल किए गए कपड़े पहनना गरीबी का प्रतीक मानती है। आज के दौर में फास्ट फैशन की बढ़ती लोकप्रियता ने न केवल हमारी शॉपिंग की आदतों को बदला है बल्कि धरती के संसाधनों पर भी भारी दबाव डाला है। कपड़ा उद्योग दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषण फैलाने वालों में से एक है। कपड़ों के उत्पादन से लेकर उसके निपटान तक हर चरण में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। और कपास की आप देखें खेती में भारी मात्रा में पानी और कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है। सिंथेटिक फाइबर के उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल होता है और रंगाई प्रक्रिया में खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हर साल लाखों टन कपड़े लैंडफिल में चले जाते हैं और जिससे मिट्टी और जल प्रदूषण होते हैं। ऐसे में चेंज क्लॉथ्स जैसी पहल न केवल कपड़ों के पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देती है बल्कि कपड़ों की अदला बदली और किराए पर लेने से नई कपड़ों की मांग कम होती है और जिससे उत्पादन में कमी आएगी। पुराने कपड़ों की मरम्मत और पुनः उपयोग से कचरे की मात्रा भी कम होगी। हालांकि आप देखें, कपड़ा उद्योग के प्रदूषण को कम करना केवल एक देश या संगठन के प्रयासों से संभव नहीं है। वैश्विक स्तर पर इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो सस्टेनेबल फैशन को प्रोत्साहित करे। कपड़ा कंपनियों को अपने उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभाव बताने के लिए बाध्य किया जा सकता है। साथ ही रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने वाली कंपनियों को कर लाभ दिया जा सकता है। उपभोक्ताओं को भी अपनी खरीदारी की आदतों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्या हमें वास्तव में हर सीजन में नए कपड़े खरीदने की जरूरत है? यदि हम वास्तव में एक स्वस्थ भविष्य चाहते हैं तो हमें अपने फैशन विकल्पों पर पुनर्विचार करना होगा। चेंज क्लॉथ्स जैसी पहल हमें दिखाती है कि यह संभव है। अब समय आ गया है कि हम सभी इस दिशा में कदम बढ़ाएं और एक ऐसे भविष्य बनाएं जहां फैशन और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सके। अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण पर कहीं आप कुछ लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध कर रहे हैं, तो आयरलैंड की इस पहल का आप लोग उल्लेख वहां करिएगा, जरूर करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां रहते हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। पश्चिमी देश अभिव्यक्ति पर अंकुश से निहित स्वार्थों की सिद्धि, इस तरह के आर्टिकल बड़े अच्छे लिखा जाता है। तो जर्मनी में हाल ही में एक ऐसा कानून पारित किया गया जिसके तहत उन लोगों को नागरिकता देने से इनकार किया जा सकता है जो इंटरनेट मीडिया पर इजराइल की आलोचना करते हैं या फिर फलस्तीन समर्थक नारे जैसे फ्रॉम द रिवर टू द सी पोस्ट लाइक, शेयर या फिर कमेंट करते हैं। समझ रहे हैं? पोस्ट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका ने रूसी राज्य मीडिया नेटवर्क आरटी के खिलाफ अधिक प्रतिबंधों की घोषणा की और भारत से आईटी पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान भी किया। और आप देखिए, दोनों देशों की इस घटना पर विचार करें तो आप पाएंगे कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत उन्नत और मुखर रूप से स्वीकार किया गया है। और आप देखते हैं कि अमेरिका और जर्मनी जो अक्सर भारत समेत कई देशों की को फ्री स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बेवजह बोल वचन देते रहते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सड़क पर या फिर इंटरनेट मीडिया पर अपनी राय व्यक्त करने का पूरा अधिकार होना चाहिए, लेकिन अपने देश में उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं चाहिए। यह दोहरा रवैया पश्चिमी विश्व की पोल खोलता है। किस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एशिया और अफ्रीकी देशों में अपने रणनीतिक और सामरिक हितों को साधने के लिए पांचवी पीढ़ी के वारफेयर के टूल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अक्सर लोकतांत्रिक शासन, व्यक्तिगत स्वायत्ता और सामाजिक प्रगति से जोड़ा जाता है। हालांकि 21वीं सदी के जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य में इस मौलिक अधिकार का उपयोग शक्तिशाली देशों द्वारा अन्य देशों को प्रभावित करने और अस्थिर करने के साधन के रूप में भी किया जा रहा है। प्रभावशाली देश यह जानते हैं कि आज का नाभिकीय शस्त्रों से भरा विश्व प्रत्यक्ष लड़ाई से अधिक छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वार के लिए बेहतर है और तकनीक का उपयोग इसका प्रभावी सहयोगी भी है। पश्चिमी दुनिया की भारत सहित कई एशियाई देशों के साथ हुई हाल की घटनाओं में स्पष्ट दिखता है। यहाँ हमने एशियाई देशों को अस्थिर करने के लिए पश्चिमी दुनिया द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सशक्तिकरण की पड़ताल करने का प्रयास किया है और जिसमें ऐतिहासिक समकालीन उदाहरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निहितार्थ शामिल हैं। और आप देखेंगे
कि ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भू राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं, जो अक्सर औपनिवेशिक और उपनिवेशोत्तर कालखंड से जुड़ी हैं। औपनिवेशिक युग के दौरान पश्चिमी शक्तियों ने एशियाई क्षेत्रों पर अपने प्रभुत्व को उचित ठहराने के लिए सभ्यता और अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के कथन का उपयोग किया जाता रहा है। समय के साथ यह और विकसित हुआ है, और जिसने आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और तकनीकी प्रगति के बदलते स्वरूप को अपनाया। समकालीन रणनीति की बात होती है तो डिजिटल युग में भू राजनीतिक प्रभाव के लिए एक टूल के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग और भी स्पष्ट हो गया है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों ने ऐसी रणनीतियों की पहुंच और प्रभाव को बढ़ा दिया है, और जिससे पश्चिमी शक्तियों को पारंपरिक राज्य नियंत्रित मीडिया को दरकिनार करते हुए सीधे विदेशी जनता से जुड़ने की अनुमति मिलती है। और एक्स आप देखते हैं, एक्स, फेसबुक और यूट्यूब जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गए हैं। हालांकि इनका उपयोग गलत सूचनाएं फैलाने, असंतोष बढ़ाने और सरकारों को अस्थिर करने के लिए भी किया गया। और विशेष रूप से अमेरिका और पश्चिमी दुनिया ने एशिया एवं अफ्रीका में सरकारों की वैधता को चुनौती देने और विपक्षी आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों को बढ़ावा देने के लिए इन प्लेटफॉर्मों का खूब लाभ उठाया। उदाहरण के लिए भारत में किसी कानून विरोधी आंदोलन की आड़ में टूल किट गैंग को अमेरिका से तथा खालिस्तान समर्थकों को कनाडा से मिलने वाले सहयोग, और अभी हाल ही में बांग्लादेश में सत्ताधारी सरकार का तख्तापलट करने में अमेरिका की सहभागिता को विश्व ने देखा। एनजीओ और मीडिया आउटलेट्स तो पश्चिम में स्थित गैर सरकारी संगठन एनजीओ और मीडिया आउटलेट अक्सर एशियाई देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि इनमें से कई संगठन मानवाधिकार और लोकतंत्र की ईमानदारी से वकालत करते हैं, लेकिन इन्हें पश्चिमी विदेश नीति के हितों के विस्तार के रूप में भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए कुछ एनजीओ और मीडिया संगठनों के लिए धन अक्सर पश्चिमी देशों की सरकारें मतांतरण को बढ़ावा देने वाले बड़े संगठन और या फिर विशिष्ट भू राजनीतिक एजेंडे वाली निजी कंपनियों से आता है। और इस आप देखते हैं आता है इस धन का उपयोग उन मुद्दों का समर्थन करने के लिए किया जाता है जो पश्चिमी हितों के अनुरूप होते हैं। संभावित रूप से ऐसे सरकारों को अस्थिर कर सकते हैं और जो पश्चिमी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद शेख हसीना द्वारा खुलकर कहा गया कि उनका शासन अमेरिकी अपेक्षाओं के विरुद्ध बांग्लादेश के हित में था, इसलिए अमेरिका ने तख्तापलट में सहयोग किया। एशियाई देशों पर प्रभाव तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इर्द गिर्द चल रही बहसों में सबसे आगे रहा है, और जहां भारत को एक जीवंत प्रेस और सक्रिय नागरिक समाज पर गर्व है, वहीं यह पश्चिमी प्रयासों का भी एक लक्ष्य रहा है। और पश्चिमी मीडिया आउटलेट और एनजीओ अक्सर मानवाधिकार, अल्पसंख्यक मुद्दों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। हालांकि इनमें से कुछ आलोचनाएं वैध और आवश्यक हैं, लेकिन इन्हें घरेलू राजनीति को प्रभावित करने और सरकार के अधिकार को कमजोर करने की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए हाल ही में भारत में हुए किसान विरोध प्रदर्शनों को महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान टिप्पणी मिली, और जिससे कुछ को देश में असंतोष को बढ़ावा देने और अस्थिर करने के प्रयास के रूप में देखा गया है। और वैसे इस संदर्भ में चीन का मामला थोड़ा सा अलग दिखता है, और जहां सरकार ने स्वतंत्रता के बाहरी प्रभाव के खिलाफ अधिक आक्रामक रूप अपनाया। और आप देखेंगे ग्रेट फायरवॉल और कड़े इंटरनेट नियमों के माध्यम से चीन ने सूचना के प्रभाव को नियंत्रित किया, अपने राष्ट्रीय विमर्श में पश्चिमी हस्तक्षेप को नियंत्रित करने में प्रभावी रखा। और हालांकि हांगकांग और सिंजियांग जैसे क्षेत्रों में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के लिए पश्चिमी मीडिया कवरेज और समर्थन को चीनी सरकार द्वारा क्षेत्र को अस्थिर करने और उसकी संप्रभुता को चुनौती देने का प्रयास किए हैं। और म्यांमार के राजनीतिक परिदृश्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रणनीतिक उपयोग से काफी प्रभावित किया है। रोहिंग्या संकट के दौरान पश्चिमी मीडिया एनजीओ ने मानवाधिकारों के हनन को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने जातीय और धार्मिक तनाव को भी हवा दी और देश में अस्थिरता की व्यापक कथा में योगदान दिया। और इसके बाद 2021 में सैन्य तख्तापलट हुआ। ये आप देखिए कठिन होता जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो आप देखेंगे कि पश्चिमी विश्व द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सशक्तिकरण, संप्रभुता, स्थिरता और वैश्विक शासन के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रणनीतिक उपयोग संप्रभुता और घरेलू मामलों में गैर हस्तक्षेप के सिद्धांत को चुनौती देता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक आधारशिला है। मानवाधिकारों और लोकतंत्र को बढ़ावा देना एवं
एक वैध लक्ष्य है, लेकिन उसे राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति सम्मान और राज्यों को अपनी राजनीतिक प्रणालियों का निर्धारण करने के अधिकार के विरुद्ध संतुलित होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग हस्तक्षेप के साधनों के रूप में करने की धारणा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्वास और सहयोग को कमजोर कर सकती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सशक्तिकरण देशों के भीतर और देशों के बीच ध्रुवीकरण को बढ़ा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हेरफेर से वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे देश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, साइबर सुरक्षा, इंटरनेट पे शासन और मानव अधिकारों जैसे मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कठिन होता जा रहा है। अस्थिरता और संघर्ष की संभावना को पहचानते हुए देशों को जिम्मेदारी से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहिए और इसमें स्थानीय नेतृत्व और नागरिक समाज संगठनों का समर्थन करना आवश्यक है, जो वास्तव में अपने समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी भूमिका के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और मानकों को मजबूत करने की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है जो लोकतांत्रिक समाज और वैश्विक मानवाधिकार की नींव है। हालांकि भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और डिजिटल युग के संदर्भ में यह अस्थिरता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण भी बन गया है। एशिया और अफ्रीका में अपने मूल्यों और हितों को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी दुनिया की फ्री स्पीच के उपयोग ने संप्रभुता, स्थिरता और इस अधिकार के नैतिक उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। और एक आप देखते हैं एक अधिक जिम्मेदार और सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह सुनिश्चित कर सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सकारात्मक बदलाव के लिए एक शक्ति के रूप में काम करे, न कि अस्थिरता के हथियार के रूप में। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता दिया करिएगा भैया, आपकी राय जरूर पूछी जाती है। गरीबों में और गरीब सरकार की नई जाजिम, कहाँ उत्तर प्रदेश की बातें हो रही हैं? जाजिम समझते ही होंगे। यह भी संभव है कि युवा पीढ़ी ने यह शब्द ही ना सुना हो, सो बताए देते हैं। गांव में किसी समारोह आदि में लोगों के स्वागत के लिए यह जमीन पर बिछाई जाती है, दरी से बड़ी, काफी बड़ी और अक्सर कालीन जैसी छपाईदार। यह जाजिम अब उन लोगों के लिए बिछी है जो गरीबों में भी आप देखिए गरीब है। लक्ष्य यह है कि उत्तर प्रदेश को देश का पहला गरीब मुक्त राज्य बनाया जाए। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को भी राजनीति के चश्मे से देखें तो बड़ी दूर तक दिखाई देती है, और जो अब देती है सो दिख रहा है कि एक बार फिर वंचितों के उसी वर्ग को लुभाने की कोशिश शुरू हुई जिस पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है। जो कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, फिर बहुजन समाज पार्टी में गया, अब जिसमें बिखराव की शुरुआत हुई है। गांव में निर्धनतम देखेंगे तो वंचितों की बड़ी संख्या दिखाई देगी और चश्मे की शीशे आदि राजनीतिकों को ये स्पष्ट रूप से। उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए लोक कल्याण योजनाओं में निहितार्थ देखे ही जाएंगे। लेकिन इस बार सरकार की योजनाएं काफी स्पष्ट हैं, बड़े लक्ष्य के साथ बड़ा संदेश देने की आतुरता भी दिखती है। गरीबों को मुफ्त राशन, आवास, उज्ज्वला, स्वास्थ्य बीमा आदि जाने कितनी योजनाएं चल रही हैं और इनमें भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए हैं। लेकिन गरीबी मुक्त राज्य की परिकल्पना के साथ ही इसमें छल कपट की गुंजाइश कम दिखती है। गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लिए गए इस संकल्प में गांव-गांव तक सरकार की पहुंच भी होनी है, और योजना यह है कि हर गांव में 10 से 25 ऐसे परिवारों को चुना जाएगा जो निर्धनतन है, गरीब है, उनकी आय का कोई निश्चित साधन ना हो, वे लोग भूमिहीन हो और घर कच्चा हो, या फिर आप देखिए फिर हो ही नहीं, या परिवार में खाने पीने की किल्लत हो। ऐसे लोगों का चयन गांव की ही समिति करेगी और जिसमें प्रधान के साथ शिक्षक आदि होंगे। फिर उनका परीक्षण प्रशासन शासन के स्तर पर होगा। ऐसे लोगों को सरकार घर उपलब्ध कराने के साथ ही अन्य योजनाओं को लाभ भी देगी। 1 साल के भीतर उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जाएगा। और कहा जाता है कि आंकड़े पूरी और सच्ची तस्वीर सामने नहीं रखते हैं, लेकिन नीति आयोग के आंकड़े कुछ तो बोलते हैं ही हैं। इसमें केंद्र व राज्य सरकार की डबल इंजन के समन्वय की सार्थकता भी दिखती है। आयोग की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013-14 से पहले जहां 42.59% लोग गरीबी की रेखा से नीचे निवास कर रहे थे, वहीं 2022-23 में यह आंकड़ा घटकर 17.4% आ गया। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में, उसी की बात हो रही है। योगी सरकार दावा भी करती है कि इस बीच लगभग 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। संभवतः इन्हीं आंकड़ों ने सरकार को शेष गरीबों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित भी किया। अब चूंकि इस लक्ष्य स्पष्ट है तो इसकी कार्य योजना भी, तो संभवतः आने वाले दिनों में सरकार के पास नया आंकड़ा हो और अगले चुनाव से पहले के संबोधनों का बड़ा हिस्सा भी
अभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं और संभव है कि सरकार का यह संकल्प वहां भी मंचों से गूंजता दिखाई दिए। राजनीतिक मायने चाहे कुछ भी हो, लेकिन देश के सर्वाधिक आबादी वाले प्रदेशों को गरीबी मुक्त कराने का संकल्प सुखद है और 1 साल के बाद इसके सार्थक परिणाम आते हैं तो अन्य राज्यों के लिए सकारात्मक संदेश जाएगा। गांधी जयंती पर अंत्योदय की अवधारणा को साकार रूप देने के लिए राज्य सरकार ने इसका शासनादेश भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही सरकारी मशीनरी भी सक्रिय हो गई है और इसे आप देखते हैं कि जल्द से जल्द मूर्त रूप दिया जाए। खास बात यह है कि इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने अपनी उस मशीनरी पर विश्वास किया है जो वर्तमान में गांव में सक्रिय है और विकास योजनाओं की रीढ़ बनी हुई है। आशय है कि पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, समूह सखी, सामुदायिक कैडर और बीसी सखी निर्धनतम की खोज करके सूची बनाएंगे। इसके बाद ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, परिषदीय, प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर और स्वयं सहायता समूह के सदस्य इसका परीक्षण करेंगे। चूंकि गांव के भीतर ही इस बात की खोज होनी है कि कौन सबसे अधिक गरीब है, तो इसमें पारदर्शिता की संभावना देखें क्योंकि ग्रामीण एक दूसरे की स्थिति से पूरी तरह परिचित होते हैं। निर्धन परिवारों को भोजन व्यवस्था की उपलब्धता के साथ साथ मकान की सुविधा, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा मिलनी ही चाहिए, भले ही उसमें राजनीतिक हित भी सदते हों। अच्छी पहल है, देखते हैं कितना होता है। ये मुख्य धारा में लौटती अबूझ माड़ की जीवन धारा, ये आप देखते हैं कि नक्सलियों की बात हो रही है। एक बात आपको मालूम होना चाहिए, नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, लेकिन आप देखते हैं कि वो अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। नक्सल होता क्या है? तो नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजुमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन आरंभ किया था। तो इस मानसून नक्सल प्रभावित अबूझ की जीवन धारा राष्ट्रीय मुख्यधारा की तरफ मजबूती से बढ़ रही है। 4 दशक का और अथक संघर्ष सुखद भविष्य को आधार देने लगा है। पिछले 9 महीने में 185 से अधिक दुर्दांत नक्सलियों का सफाया कर जवानों ने भटके लोगों को की मुख्यधारा में वापसी की राह आसान कर दी है। और महत्वपूर्ण यह भी है कि 4 अक्टूबर को दंतेवाड़े में मिली अब तक की सबसे बड़ी नक्सली विरोधी सफलता पूर्णतः स्थानीय जवानों के हाथों में थी। कार्रवाई में शामिल दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के निवासी 1500 जवानों क्षेत्रों के चप्पे चप्पे से अवगत थे। तभी तो आप देखिए 31 नक्सली मारे गए और केवल एक ही जवान घायल हुआ है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को कोई भूमिका निभाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बिना बंदूक की बात नहीं करने की शर्त पर अड़े रहे नक्सली अब चारों तरफ से घिर चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए उनके समक्ष विचारधारा छोड़ आत्मसमर्पण करने का मार्ग बचा है। 2022-23 में केंद्रीय स्वीकृति के बाद भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कैंपों का अपेक्षित गति से विस्तार नहीं हो पाना राजनीतिक मानसिकता से जुड़ा विषय रहा है। नक्सल मुक्ति की कार्यवाही में आई तेजी केंद्र व राज्य सरकार के बीच तालमेल एवं संकल्प का भी प्रतिफल है। आशा है कि सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक में इसे गति मिलेगी। ध्यान रहे कि यह वही अभूतपूर्व क्षेत्र है जिसे सिंचित करने वाली इंद्रावती को वामपंथी उग्रवादियों ने ढाल बना रखा था। द्रोह नदी, नाले और पर्वत श्रृंखलाओं के बीच नक्सलियों ने निवास और प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए और गौरवपूर्ण इतिहास वाले क्षेत्र के वासियों को बंदूक से सत्ता प्राप्ति की विचारधारा का दास बना रखा था। विकास को उल्टी दिशा में ले जाने के लिए जल, जंगल, जमीन का ऐसा नारा दिया जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के लिए कोई स्थान ही नहीं था रहा। जो लोग नहीं माने उन्हें जन अदालत लगाकर कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों से काट डाला, फांसी पर लटका दिया। और इस नवरात्र 51 शक्तिपीठों में से एक माता दंतेश्वरी के क्षेत्र में बांटने वाली विचारधारा के अंतर का रास्ता मजबूती से आगे बढ़ा है। 54 केंद्रीय और 22 स्थानीय बटालियनों सहित कुल 76 बटालियनों ने कैंप स्थापित कर अबूझ के अंदर तब पैठ मजबूत कर ली है। इस कार्य में 4 और बटालियन जुड़ने वाली हैं। और नारायण आप देखते हैं, नारायणपुर में प्रस्तावित सेना का कैंप क्षेत्र में पकड़ को और मजबूत बना देगा। और दक्षिणी बस्तर में निर्णायक संघर्ष अभी बाकी है। छत्तीसगढ़ में मात खाने के बाद नक्सली महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में शरण लेने की कोशिश में है। केंद्र सरकार के नेतृत्व में सभी प्रदेश सरकारों का तालमेल क्षेत्र को नक्सलियों से पूर्ण मुक्ति दिलाने के लिए निर्णायक मोड़ पर है। मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य, खनिज संपदा और संस्कृति से समृद्ध बस्तर के निवासी नवजीवन के लिए अंगड़ाई ले रहे हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी
संघर्ष सफलता की प्रतीक जीवनदायिनी इंद्रावती नदी की सामान्य से उलट पश्चिमगामी धारा बीजापुर जिले के भद्रकाली में गोदावरी नदी में मिलन के बाद अरब सागर में समाहित होने के लिए पूर्वगामी हो जाती है। उड़ीसा के भवानीपट्टनम कालाहंडी से शुरू होने वाली इंद्रावती दक्षिणी छत्तीसगढ़ में 233 किलोमीटर की यात्रा के दौरान 129 किलोमीटर तक महाराष्ट्र के साथ सीमा निर्धारित करती है। और यही बस्तर का नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, और यही महाराष्ट्र का नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिला। और रामायण में वर्णित 3 मंदाकिनी नदियों में से एक यह भी है कि जिसे इंद्र के सब पत्नी पृथ्वी भ्रमण के बाद इंद्रावती नाम मिला। मौलिक रूप से लोकतांत्रिक जीवन शैली वाले बस्तरवासी मुगलों अंग्रेजों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध संघर्ष में पीछे नहीं हटे। बस्तर संभाग में पिछली सदी के अंतिम दशक से वामपंथी उग्रवादियों से ने जड़ें जमाई तो सत्ता के साथ शहरी नक्सलियों और मानवाधिकारवादियों के गठजोड़ ने मुश्किलें और बढ़ा दी। बीते दिसंबर में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद की इकाइयों के विरुद्ध मानवाधिकार हनन का मामला नहीं उठना भी एक महत्वपूर्ण नहीं है। और विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं ने आशंकाएं जताई, परंतु सुरक्षा कैंपों पर हमले के लिए आम नागरिकों को ढाल बनाने वाले नक्सलियों व उनके शहरी आकाओं की इस तरह की घेराबंदी हुई है कि सरकार की तरफ से शांति वार्ता के प्रस्ताव पर शर्त भी नहीं रख पा रहे हैं। और देखिए छत्तीसगढ़ देख लीजिए, मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 में। रायपुर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें। रामेन ढेका यहाँ की राज्यपाल हैं। विष्णुदेव साई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका छत्तीसगढ़। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।